बेसिस पर बना देती है। और हाँ या ना, 1 अक्टूबर 1953। और जैसे ही आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म होता है, अदर स्टेट्स भी डिमांड करने लग जाती हैं कि हमें भी लिंग्विस्टिक ही बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशंस चाहिए, है ना, राज्यों का निर्माण चाहिए। और जब ऐसा होता है तो भारत सरकार को फिर से एक कमीशन बनानी पड़ती है, और वो कमीशन को फिर से डिसाइड करना होता है कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं, हाँ या ना। और वो कमीशन है फजल अली कमीशन। ठीक है भाई, कौन सी कमीशन? फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आज भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ अंततः वो इसी आयोग के सिफारिश के द्वारा किया गया, हाँ या ना। अब देखिए, फजल अली कमीशन जो थी, देखिए अक्टूबर 1953 में क्या बना? अरे भाई, आंध्र प्रदेश बना ना। और दिसंबर 1953 में, कब? दिसंबर 1953 में क्या बन गया? फजल अली कमीशन बना। लिखिए कब बना? दिसंबर 1953। दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बनी। कौन बनी? फजल अली कमीशन। यस, फजल अली कमीशन को ये बताना था क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। सितंबर 1955 में, सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, यस, सरकार को, कि भैया ये हमारी रिपोर्ट है। और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया। किसने? फजल अली कमीशन ने। अभी ऊपर के दोनों कमीशन ने भाषा के आधार को मानने से मना कर दिया था, कमीशन ने भी और समिति ने भी, कमेटी ने भी। पर इस कमीशन ने भाषा को आधार मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। बट हाँ, इन्होंने भी उसको एक्सेप्शन के तौर पर माना। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए, बट एक भाषा एक राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होना किया जाना चाहिए। यस, मतलब इन्होंने भी ये कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार अगर 2-3 भाषाओं को मिलाकर कोई एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। यस, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यस, फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन में सबसे पहले याद रखिएगा कि इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? फजल अली, इसलिए कमीशन का नाम ही क्या पड़ा? फजल अली कमीशन। इसमें 2 अन्य मेंबर भी थे, 2 अदर मेंबर्स वर, याद रखिएगा इनका नाम कई बार पूछता है, KM पाणिकर और HN कुंजरू। यस, KM पाणिकर एवं HN कुंजरू। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख चुके हैं कि कब फॉर्म हुआ, चेयरपर्सन का नाम लिख लीजिए, एंड अदर 2 मेंबर्स, ये खत्म। ऐसे पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यस, तो इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। बट थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, एक भाषा एक राज्य एक भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, broadly accepted language as the basis of reorganization of the states, but
रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाल के लिख लो। हो गया? ठीक है भैया। देखिए, अब फजल अली कमीशन ने सितंबर 1955 में अपनी जब रिपोर्ट पेश की तो इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि भारत में 16 राज्य 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाने चाहिए, 3 यूटीज बनाए जाने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सिफारिशें या इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। पर स्वीकार करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ना बनाकर भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। इस कमीशन के रिपोर्ट में कितना था? 16 और 3, बट बनाया कितना? 14 और 6। देखिए, कमीशन अपनी सिफारिश दे सकती है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है सरकार के ऊपर है। हाँ या ना? ऐसा नहीं कमीशन ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता। कमीशन का केवल क्या काम होता है? सिफारिशें करना। यस, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी वो कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सरकार ने उसे स्वीकार किया और 14 और 6 राज्यों का गठन किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया। 1956 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 7th। कल मैं वो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन और मेंस वाले आंसर दोनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है? कल छुट्टी है मेरा, वो अंबेडकर जयंती है ना कल, तो कल छुट्टी है, तो कल मैं आराम से उसको डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, या फिर इसे ही कहा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब फिर वही कि सर राज्य बनाने के लिए तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना क्यों पड़ा? उस समय हमने बहुत सारे नए आर्टिकल्स जोड़े। यस, जैसे हमने 371F के द्वारा सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, वैसे हमने गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स को क्या दिए? स्पेशल स्टेटस दिए। साथ ही साथ
कुछ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज बनी, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा, और इसीलिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया, और इसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया भाई, गठन किया गया, निर्माण किया गया। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना? तो अब पहले क्या होता था कि पहले आपकी बुक में जो डेट लिखी हुई कि कौन सा राज्य कब बना वगैरह वगैरह, ये रट्टा मारे पड़ा रहना पड़ता था। अब इसको पढ़ना भूल जाओ, वो CGPSC के लिए भी और UPSC के लिए भी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ये उतना पुराना फैक्ट जाकर नहीं पूछेगा कि भाई ये कब बनना, वो कब बना, है ना, ये सारी चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट पूछना चाहेगा आपको। बट हाँ, नई चीज़ें की जानकारी जरूर होनी चाहिए आपके पास, कि अभी अभी जो चीज़ें बनी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि गोवा 1987 में पहले गोवा UT था, फिर 1987 में वो स्टेट बन गया, है ना, ये सब जानकारी अब आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप घटना चक्र के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, है ना, तो 2005, 2006, 2010 के आसपास तक ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। यस, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन पूछने बंद हो गए, है ना, क्योंकि रट्टा मारो प्रथा वाले जो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं वो SSC के लिए रख दिया गया ना, SSC के लिए पढ़ो। अब CGPSC और UPSC आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, फैक्ट्स नहीं। फैक्ट्स रटना बड़ा आसान होता है, यस, तो फैक्ट तो कोई भी रट सकता है, पर कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर हों, जो कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े, वो एग्जाम दे पा रहा है या नहीं, वो जानना चाहता है अब एग्जाम। यस, बट हाँ, बेसिक फैक्ट्स तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स तो हम समझ ही रहे हैं। अब हमें वो पूरी हिस्ट्री नहीं जाननी है भाई कि 1950 से लेकर अभी तक कौन कौन से स्टेट्स लाइन से बंधे गए। पहले मैं पढ़ाता भी था, पर अब वो नहीं पढ़ाता, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो पढ़ना टाइम का खराब भी है, और वो आपके नोट्स में भी बिना मतलब का रहेगा, है ना, और रहेगा तो तुम उसको पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे पढ़ के, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना नहीं है। तो क्योंकि अगर कल को CGPSC देना है तो थोड़ी सी जानकारी तो ईयर 2000 से लिख लेते हैं। तो ईयर लिखिए 2000, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। कहाँ से बनना चालू करवा रहे हैं? 2000 से। 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000 से। सबसे पहले हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ बना, कहाँ से अलग होके? मध्य प्रदेश से बना क्या? छत्तीसगढ़। दूसरा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना था, जो आजकल हो चुका है यूनाइटेड किंगडम। और तीसरा, जिया हो बिहार के लाला, बिहार से अलग होकर बना, जहां गाड़ी सस्ता मिलता है, टैक्स कम है, JH। मतलब गाड़ी प्लेट में अगर आपको JH दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, तो सिंपल सी बात है कि वो इसलिए खरीद के लेकर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स कम होते हैं। यस, मान लीजिए आप फॉर्च्यूनर व जैसी ऐसी गाड़ियाँ ले रहे हैं तो 3-4 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर टैक्स, स्टेट जो टैक्सेस लगाती हैं वो वहाँ पर कम है एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़। यस, इसीलिए भी अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग पुडुचेरी पासिंग गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, क्योंकि पुडुचेरी में तमिलनाडु के कंपैरिजन में कम टैक्सेस हैं। यस, तो टैक्स का बहुत खेल है इस देश में। तो छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। यस, 1 नवंबर 2000 को क्या बना? मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को क्या बना? 9 नवंबर को बिहार से अलग, उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना? उत्तराखंड या उत्तरांचल। ठीक है। और 15 नवंबर को क्या बना? 9th of नवंबर एंड 15th of नवंबर। ये सीक्वेंस पूछ रहा है बार बार CGPSC, तो कभी CGPSC देना तो ये काम आएगा, वो सीक्वेंस पूछता है ना। व्यापम और CGPSC ये बार बार सीक्वेंस पूछते हैं, नहीं पूछते कब बना, वो सीक्वेंस बना देते हैं कि छत्तीसगढ़ बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, टिक करो एक ठो। ठीक है, तो याद रखना पहले क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, चलो
क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट 2 जून 2014 बताइए, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना स्टेट, टीएस, तेलंगाना स्टेट, यस, 2 जून 2014। क्लियर है भाई? लिख लिए। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर को तोड़कर हमने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। पहला एक जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख, जो आज भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख आया ना, इन टर्म्स ऑफ एरिया, लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर अगस्त में तो सरकार ने कानून पारित किया था। डेफिनेटली अगस्त में सरकार ने कानून पारित किया था, परंतु सरकार ने उसे लागू किया था 31 अक्टूबर 2019 को। जब आप उस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा था जिस दिन इसे लागू किया जाएगा उस दिन से। जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो स्टेट फॉर्मेशन को लेकर के कई बार अगर पहले से चीज़ें तय होती हैं तो स्टेट में पहले से चीज़ें चलने लग जाती हैं कि आप पहले से ही ऑफिशियल चीज़ों को इधर से उधर कर लो। पर जब कोई स्टेट एकदम अचानक बनाया जाता है तो उनको टाइम नहीं मिलता, यस, तो कानून पारित करने के बाद टाइम दे दिया जाता है, यस। वही किया गया जम्मू कश्मीर के साथ कि जम्मू कश्मीर के वर्कर्स को, यस, सिविल सर्वेंट्स को समय दिया गया कौन कौन लद्दाख जाना चाहता है। ऑफिशियल चीज़ें जो लद्दाख एरिया के लिए हैं वो लद्दाख की तरफ चले जाएं, और जो चीज़ें जम्मू कश्मीर की वो जम्मू कश्मीर में आ जाएं, चीज़ों को बांट लिया जाए। एंड फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को उसको क्या किया गया, लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019। तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया। लिख लीजिए, आया ना, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। दमन दीव एवं दादरा नागर हवेली को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। और इसलिए आज भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हो पा रहा है? दमन दीव दादरा नगर हवेली तो जानते होंगे ना, सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? क्या सुना है फिर आपने? कहाँ है दमन दीव और दादरा नगर हवेली? अरे भाई देखिए, जितने भी ऐसे क्षेत्र में तो कोस्टल रीजन ही है, हाँ या ना, पर है कहाँ? बिल्कुल, इतना तो पता होना चाहिए ना कि उनको मर्ज किया। अब देखिए, दोनों यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है, तो उसको अलग अलग क्यों रखना है? इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्लियर हो पा रहा है? दोनों की क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें एक जैसी ही थी, तो सरकार ने बोला अलग अलग रखने का कोई मतलब नहीं है।
अलग से वहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने का मतलब नहीं है, बेटर है दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो, खर्चा कम हो जाएगा, और सरकार ने उसे मर्ज कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। ये Does the parliament have the right to secede a part of the Indian territory to any other country? क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? अब ये प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढते हैं। हाँ, ले लद्दाख, हाँ एक ही लद्दाख नाम है, पर वो उसी का पार्ट है। हो गया? अब देखो, अब अगर हम आर्टिकल 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, 4 को देखें, तो 1 में स्टेट का नाम एंड टाइप ऑफ पॉलिटी वगैरह बताई गई है। आर्टिकल 2 में यह बताया गया कि क्या लेना है। बेसिकली हम इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमें क्या लेना है, देने के बारे में तो बाद में सोचते हैं ना। यस, आर्टिकल 3 हमें बताता है कि हमारे जो पास है उसमें हम कैसे चेंजेस करें, और आर्टिकल 4 बताता है चेंजेस करना कैसे है। मतलब इन सभी आर्टिकल्स में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी अन्य देश को कोई भी एरिया दे सकते हों। यस, ऐसा कोई भी प्रोविज़न हमारे इन आर्टिकल्स के अंदर तो नहीं है। मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऐसा कोई भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिसके थ्रू हम अपने क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों को दे सकें। क्लियर हो पा रहा है? और यही प्रश्न, जो प्रश्न मैं अभी निकल कर आ रहा हूं, यही प्रश्न पर्टिकुलर निकल कर आया 1967 1968 में, जब बेरूबारी एरिया जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को देना चाहती थी। इसको देना चाहती थी ईस्ट पाकिस्तान को। और जब जैसे ही लोगों को ये पता चला कि भारत सरकार बेरूबारी क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल का है इसे ईस्ट पाकिस्तान को देना चाहती है, तो देश में बवाल हो गया। और होना तो तय है, क्योंकि हम किसको दे रहे थे? पाकिस्तान को। कैसे दे सकते हो तुम पाकिस्तान को कुछ? भाई दुश्मन है ना। यस, तो बेरूबारी क्षेत्र को हमने ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया, देना चाहा। भारत में बवाल हुए, और बवाल हुए तो मुद्दा ये निकल कर आया कि भारत सरकार के पास ये अधिकार ही नहीं है। यस, कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए कि भारत सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने किसी एरिया को किसी अन्य देश को क्या कर सके, दे सके। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सरकार को कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर अगर ऐसा लगता है कि मैं अगर कानून बनाता हूं और कल को सुप्रीम कोर्ट इसे जीरो घोषित कर देगी, तो बेटर है सुप्रीम कोर्ट की ही राय ले ली जाए, हाँ या ना, थ्रू दी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास एक अधिकार है अंडर आर्टिकल 143 कि उस सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर के प्रश्न पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? ऐसा नहीं कि पूछेगा और क्या खाना खाए आज, है ना, ऐसा नहीं पूछना है। यस, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रेसिडेंट ने ऐसा पूछा। और क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन फाइल हो चुके थे कि भारत सरकार अपने क्षेत्र किसी और को नहीं दे सकती, एंड प्रेसिडेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डील किया विद दी बेरूबारी केस। कौन सा केस? बेरूबारी केस। क्लियर हो पा रहा है? और बेरूबारी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पर्टिकुलर अपना क्या दिया, जजमेंट दिया। बेरूबारी केस 1960। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने
ये मान लिया कि ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, यस, और सॉवरेन नेशन है तो उसको बिल्कुल अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र किसी और को दे सकती है, यस, कोई भी अधिकार है उसके पास निर्णय लेने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास दो रास्ते हैं अपने स्टेट या अपने एरियाज को, टेरिटरीज को किसी और को देने के। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि भारत सरकार पार्लियामेंट आर्टिकल 3 को ही अमेंड कर दे, और आर्टिकल 3 को अमेंड करने के बाद वहां पर लिख दे कि हम अपने इंटरनल बाउंड्री में चेंजेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल बाउंड्री में चेंज करने के साथ साथ अपने क्षेत्र किसको दे सकते हैं, किसी अदर कंट्री को भी दे सकते हैं। पहला राय तो ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस के थ्रू। आ रहा है समझ में? किसको अमेंड कर दो? आर्टिकल 3 को अमेंड कर दो, उसमें लिख दो ना कि हम अपना क्षेत्र किसी और को दे सकते हैं। या फिर हर बार कोई आर्टिकल को अमेंड मत करो आप, बट हर बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ जाओ। संविधान का संशोधन लेकर आ जाओ और उस संशोधन से अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्र को दे दो। क्या पहला करो? पहला या तो आर्टिकल 3 को बदल दो, और अगर आर्टिकल 3 को नहीं बदलना है, उसको नहीं छूना है, तो क्या करना है? हर बार संविधान संशोधन लेकर आना है, और संविधान संशोधन के द्वारा अपने एरिया, क्योंकि भाई आप अपने देश के एरिया को कम कर रहे हो ना, तो उसके लिए संशोधन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो भाई हर बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आओ और अपने एरिया किसी भी अदर कंट्री को दे दो। यस, हाँ या ना? अब उस समय की जो सरकार थी, उस समय की सरकार ने सोचा अगर हम आर्टिकल 3 को अमेंड कर देते हैं, तो आर्टिकल 3 को अमेंड कर देंगे तो क्या होगा कि अब आर्टिकल 3 में एक बार हमने अमेंड करके अगर लिख दिया तो सिंपल मेजोरिटी से भी हम अपने क्षेत्र को किसी को भी दे पाएंगे। आ रहा समझ में? ये खतरनाक हो जाएगा। आने वाले में अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिनकी दोस्ती इन देशों से ज्यादा अच्छी है, तो वो अपने क्षेत्र को मन लगा के देशों को देना चालू कर देगी, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा करना सही नहीं होगा। तो सरकार ने कौन सा चूज किया? सेकंड ऑप्शन चूज किया। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो पा रहा है? सरकार ने चूज किया ये सेकंड ऑप्शन की नहीं, हम इस सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे कि जब भी हम अपने एरिया को किसी अदर कंट्री को देंगे तो हर बार क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए कौन से आर्टिकल का यूज करना पड़ता है? देखो, इसीलिए संविधान संशोधन पहले पढ़ाता हूं, ताकि ये समझ में आए ना। अब तुमको समझ में आ रहा है संविधान संशोधन क्या है? यस, क्लियर है? अब उस दौरान फिर भारत सरकार ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया, और इसके द्वारा बेरूबारी क्षेत्र को किसको दे दिया? पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। 9वां संविधान संशोधन। यस, कौन सा संविधान संशोधन? 9वां। फिर मोदी जी है, यस, और उन्होंने जैसे ही हसीना जी ने कहा कि हमें वो क्षेत्र चाहिए, मोदी जी ने 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। हाँ या ना? ये मोदी गवर्नमेंट का कार्यकाल है भाई। 100वां संविधान संशोधन ये नेहरू जी का कार्यकाल था, कि ऐसा नहीं कि नेहरू जी जानबूझ के दे देते थे, है ना? तो ये देखो मोदी जी ने भी दिया है भाई। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत सरकार ने इंडिया के 111 इनक्लेव्स को
क्षेत्रों को 111 क्षेत्रों को, छोटे छोटे गांव वगैरह 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया। कितना? 111। हम अमीर हैं ना, ज्यादा देते हैं। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। सीजीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। इंडिया ने कितने दिए? 111। और बांग्लादेश गरीब, ज्यादा नहीं दे पाएगा बेचारा, तो कितना दिया इसने? 51। इसने कितने दिए? 51। बॉन्डी डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उसको सुलझाना था, और उसके सुलझाने के लिए हमने अपने क्षेत्र उनको दिए और उनके क्षेत्र अपने लिए, ताकि वो जो बाउंड्री इश्यूज थी हमारे और बांग्लादेश के बीच वो सॉल्व हो जाए। यस, और वो हो गया। और इंडियंस को और बांग्लादेश को, जो लोग इंडिया में थे जिन क्षेत्रों में, और जिन क्षेत्रों को हम बांग्लादेश को दे दिए, उन क्षेत्र के लोगों को हमने राइट दिए कि वो चूज़ कर सकते हैं कहाँ रहना है। अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सब कुछ देगी जो उनके पास पहले था, है ना, बस ऐसा ही। तो इंडिया और बांग्लादेश, तो इंडिया से 111 गांव बांग्लादेश चले गए, और बांग्लादेश से 51 कहाँ गए? इंडिया आ गए। क्लियर हो पा रहा है? कौन सा संविधान संशोधन? 100। मतलब इसका आंसर क्या निकल जाता है? यस, कि भारत मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू अपने क्षेत्र को अन्य देश को देने की क्षमता क्या करती है भाई? रखती है। क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। इतना क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पूछो, डाउट हो तो। नेक्स्ट हेडिंग भाग 2 पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। सिटीजनशिप। देखिए, पहले हमने क्षेत्र बनाया, फिर लोगों को ढूंढा कि कौन हमारे हैं कौन नहीं, मतलब नागरिकता। फिर उनको अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट पार्ट 3। फिर स्टेट के दायित्व बनाए कि लोगों के लिए स्टेट के क्या दायित्व होंगे, डीपीएसपी, ये सब कुछ बनाया। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कि हमारे क्या कर्तव्य होंगे। उसके बाद फिर पार्ट 5 और 6 सरकार की बात की गई। हाँ या ना? मतलब संविधान में पहले जनता की ही बात की गई, जनता के लिए ही बात की गई। हाँ या ना? इसलिए संविधान का निर्माण भी इस तरीके से किया गया कि पहले क्षेत्र, फिर लोग, फिर लोगों के अधिकार, इन तरीके से जमाया गया। भाग 1, 2, 3, 4। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, भाग 2 नागरिकता की बात की गई है, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। 5 से लेकर कहां तक? 11 तक की बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, नागरिकता को लेकर कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए। सबसे पहले नोट डालिए, कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। पहला, भारत में कैसी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता। दूसरा लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, सिटीजनशिप जो है, हाँ या ना, अंडर आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या है? 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची के बारे में बताता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 7वीं अनुसूची, जिसमें कितने लिस्ट हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समूची, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ये 3 सब्जेक्ट हैं। वो कौन से आर्टिकल से जुड़ा है? 246। कौन सी अनुसूची जुड़ा है? तो यूनियन लिस्ट के 17th नंबर पे सिटीजनशिप की बात की गई है। मतलब इस पर लॉ बनाने का अधिकार किसके हाथ में है? सेंटर हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर है? यूनियन लिस्ट में 17th नंबर पे है, मतलब इस पर लॉ कौन बनाएगी? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट, संसद। राज्य सरकारें या राज्य विधानमंडल इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती।
ठीक। तीसरा, अगर आप भारत के सिटीजन हो जाते हैं, जो आप हैं बिना मतलब के, तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स मैं लिख रहा हूं, ये आर्टिकल केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं। इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, 15, 16, 19, 29 एवं 30। ठीक है। मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। यस, वैसे फंडामेंटल राइट तो 14 to 35 तक जाता है, जो हमें अधिकार मिले हैं कहाँ से मिले हैं, 14 से 32 तक। बाकी सब हेल्पिंग आर्टिकल्स हैं। 12 से 35 तक जाता है, बट 14 से 32 तक हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो और अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, और कोई इस पर राइट की डिमांड नहीं कर सकता। कोई विदेशी भारत में आ गया और वो कह रहा है कि राइट टू स्पीच है मेरे पास, तो वो नहीं कह सकता। बोलने के अधिकार की मांग नहीं कर सकता वो, हम कर सकते हैं, बिना मतलब का बोल सकते हैं हम लोग कुछ भी, और बोल भी रहे हैं, देख ही रहे हो आप लोग। यस, तो ऐसे कई अधिकार केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हैं, जो कि भारत के बाहर के नागरिकों को प्राप्त नहीं होते। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट मतलब नोट में हो गया, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। ठीक है, ये नोट वाला हो गया। हिंदी में बोल रहा हूं, नागरिकता व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। सिटीजन, नागरिकता व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। सिटीजनशिप signifies the relationship between individual and the state, between the individual and the state. Yes, अब हाँ, एक फैक्ट में एक और चीज भूल गया लिखाना। हाँ, हमने ये ब्रिटेन से लिया है, याद रखना। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। एकल नागरिकता कहाँ से उठाई है? ब्रिटेन से उठाई है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन का आंसर करना कल मेरे। ठीक है, सुनो, कोई महिला एयरप्लेन पे जा रही है। सामान्य तौर पर अगर हम ये देखते हैं कि अगर आपका जन्म किसी देश में हुआ है तो जन्म के आधार पर आपको उसकी क्या मिल जाती है? नागरिकता प्राप्त हो जाती है, सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है। हाँ या ना? तो अगर मान लेते हैं कि एक फ्लाइट है जिससे आप इंडिया से उड़ते हुए अमेरिका जा रहे हैं, और उस फ्लाइट में एक महिला एक बच्चे को जन्म दे देती है, तो उस बच्चे को नागरिकता किस देश की प्राप्त होगी? भारत की, अमेरिका की, या उस फ्लाइट की, या समुद्र के ऊपर है तो समुद्र की? हाँ या ना? तो इसका उत्तर कल मुझे दे देना कि कहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रश्न को उत्तर मुझे बताना, देखते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है एक जगह, मतलब वुमेन थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो जा रही थी, तो मेरे को वो कंट्री याद नहीं है, पर उस बच्चे को 3 कंट्री का सिटीजनशिप मिल गया था। एक जहाँ से वो आ रही थी, दूसरा जहाँ जा रही थी, और तीसरा वो मतलब जिस कंट्री के ऊपर था वो फ्लाइट, और
और उसको एक और एडवांटेज था, जिस एयरलाइन में वो जा रहा था उसका पूरा लाइफ टाइम का एयर मतलब ट्रैवल उसका फ्री था, इसलिए ये चीज़ मैं देखी। हाँ, ये बहुत एक स्टोरी ये है, बट इस स्टोरी के पीछे ये स्टोरी हम पर लागू नहीं होगी। ये स्टोरी हम पर इसलिए लागू नहीं होगी क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है भारत के, थोड़ा सा समझेंगे हम, ठीक है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का केवल ये मतलब नहीं होता कि भारत में नागरिकता केवल और केवल केंद्र गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकार नहीं देगी, केवल एक ही नागरिकता प्राप्त हो रही है। एक तो इसका आंसर यही निकलता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या हो गया? भारतीय नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं, वो भारत के राज्य के नागरिक नहीं हैं। राज्य सरकारों को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। दूसरी, भारत की एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भारत भारत का ही नागरिक होगा, अन्य किसी देश का नागरिक नहीं हो सकता। क्लियर हो पा रहा है? दूसरा डेफिनेशन ये निकलता है इस सिंगल सिटीजनशिप का। मान लेते हैं कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और मैंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो मेरी भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो मेरी भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार की हुई थी। अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, हाँ या ना, और कनाडा की ना, क्योंकि उनकी मूवी फ्लॉप होने लग गई थी और एक समय उनको ये लगा कि अब इंडिया में रहना कोई मतलब नहीं है, तो वो अपना बिजनेस रन करने के लिए कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे। तो उन्होंने कहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ली? कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली, हाँ या ना। अब देखिए, भारत के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, है ना, वो सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, जितने के पीछे खान लगा हुआ है, इतने भी एक्टर्स निकाल लीजिए, उन सब वो सभी आजकल मैक्सिमम टाइम दुबई में गुजारते हैं। कहाँ गुजारते हैं? दुबई में। पर वो अगर दुबई की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो उनकी नागरिकता कहाँ की नागरिकता चल जाएगी? भारत की नागरिकता चल जाएगी। वो दुबई में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर अब उनको ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन कम है, चीज़ें बेटर हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है उनके लिए, ट्रैफिक नहीं है, हर एक प्रोसेस प्रॉपर मैनर में चीज़ें चलती हैं, हाँ या ना, और एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो अच्छा है, भीड़ नहीं है, लोग पीछे नहीं भागने लग जाते वहाँ पर, हाँ या ना। इंडिया की तरह कि इंडिया में नहीं दिखा सेल्फी ले लूँ क्या, पता नहीं क्या करेंगे सेल्फी लेके, यस। तो वो आजकल मैक्सिमम टाइम वहाँ पर गुजारना चाहते हैं। अब देखिए विराट कोहली को देख लीजिए, हाँ है ना, लंदन शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो आजकल जो भी बड़े एक्टर वगैरह हैं या पैसे वाले लोग हैं, खासकर कोविड के बाद ये प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि हमारे पास इतना पैसे होने के बावजूद, क्योंकि कोविड में एक चीज़ देखने को मिली कि आपके जेब में इतना पैसा था तो भी आप अपने परिवारों के लिए लोगों को नहीं बचा पाए, है ना। हॉस्पिटल में सीट नहीं मिल पा रही थी अच्छे खासे। इवन आप अगर डॉक्टर्स हैं, है ना, अगर आप डॉक्टर हैं उसके बावजूद आपको हॉस्पिटल में सीट नहीं मिल रही थी, ये हालत थी, है ना। मुझे याद है कि बड़ी बहन जो दीदी हमारी रहती है नोएडा में, जिया जी को उस समय कोविड टेस्ट कराना था तो 3 दिन बाद का समय मिला था कोविड टेस्ट का, है ना, सोचिए, और वो डॉक्टर है। तो ये वाली हालत थी कि अगर एक डॉक्टर को ही समय पे चीजें इलाज नहीं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे कंडीशन पे था, यहां तो कुछ नहीं हुआ, यहां तो हम लोग चिल कर रहे थे, यस। यूपी, बिहार, दिल्ली, बॉम्बे, हालत खराब थी इन राज्यों की, इन क्षेत्रों की, यस। सोचिए एक डॉक्टर के हस्बैंड को 2 से 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट जब मिल रहा हो कोविड टेस्ट का, तो एक आम नागरिक की क्या हालत रही होगी। जो उस समय न्यूज में चल रहा था, इतने लोग मरे, वो सब सच था, अफवाह नहीं थी। समझ रहे हैं आप लोग?
नहीं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर में कोई एक ही देश होगा। क्लियर हो पा रहा है? चलिए उसका उत्तर कल करना मैं, ठीक है? आज हाँ, कहीं की भी हो, पता नहीं मेरे